बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर है कि हम लोग ओरेकल में हम लोगों ने पहले इंस्टॉलेशन देखी, उसकी इंस्टॉलेशन के बाद उसके अंदर हम लोगों ने उसके यूजर्स क्रिएट करने देखे। यूजर्स क्रिएट करने के बाद फिर हम लोगों ने उन यूजर्स के रेलेवेंट टेबल्स बनाए ताकि हम उनके अंदर डाटा स्टोर करवा सकें। अब उन टेबल्स के अंदर डाटा एंट्री करने की बारी आती है। तो डाटा एंट्री के लिए हम लोग ओरेकल के अंदर ही हमारे पास एक फैसिलिटी होती है कि हम फॉर्म्स टाइप की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं छोटी छोटी। तो वो क्या करती हैं, फिर उन फॉर्म्स के थ्रू हम लोग डाटा एंट्री कर लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अगर हम टेबल के अंदर या किसी एक्सेल की शीट के अंदर जब डायरेक्ट डाटा एंटर कर रहे होते हैं ना, तो कभी ऊपर क्लिक हो गया, कभी इधर क्लिक हो गया, कोई डाटा चेंज हो गया, ऊपर से फिर सारे का सारा डाटा व्यू हो रहा होता है। मतलब जिस यूजर ने डाटा एंट्री करनी है तो वो पीछे हमारा सारा रिकॉर्ड देख सकता है। तो फिर उसका क्या सोल्यूशन होता है कि हम अपने डाटाबेस अपने टेबल के रेलेवेंट कुछ फॉर्म्स क्रिएट करके रख लें। हम यूजर को सिर्फ उन फॉर्म्स की एक्सेस दें, यूजर उस फॉर्म के ऊपर आए, डाटा एंट्री करे, ओके करे, वो डाटा हमारा जाके डाटाबेस में स्टोर हो जाए। फिर इसी तरह मतलब यूजर उस फॉर्म के ऊपर डाटा एंट्री करता रहेगा। कि हम उसको फॉर्म की एक्सेस दे देंगे, यूजर फॉर्म के ऊपर आएगा, राइट करेगा, सबमिट करेगा, राइट करेगा, सबमिट करेगा। यानी कि डाटा एंट्री के लिए हम कोई फॉर्म टाइप एप्लीकेशन क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें वो एप्लीकेशन कोई अलग से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये ओरेकल हमें फैसिलिटी देता है कि आप इसके अंदर ही अपनी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो अपने टेबल्स के रेलिवेंट पे। जो आप जब उन फॉर्म्स के ऊपर डाटा एंटर करोगे तो वो डायरेक्ट उस एप्लीकेशन टेबल्स के अंदर डाटा जाता रहेगा, स्टोरेज होती रहेगी, ताकि वो हमारे फिर गलती के चांसेस कम हो जाते हैं, डाटा सिक्योर रहता है, कोई देख नहीं सकता। तो इस काम को करने के लिए अब हम लोग मैंने एक मतलब आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह हम लोगों ने इस काम को परफॉर्म करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें ओरेकल के अंदर लॉगिन होना पड़ेगा। तो मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो ये इंटरफेस आ जाता है जिसमें यूजर नेम और पासवर्ड मांगते हैं। मैंने अब एक यूजर नेम बनाया हुआ है इसके अंदर, क्योंकि जो एप्लीकेशन पार्ट होता है ना, जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, वो एप्लीकेशन वाला पार्ट हमारे पास तभी में काम करता है जब हम लोग किसी ऐसे यूजर के थ्रू लॉगिन होते हैं जो कि एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम कर रहा हो। तो मैंने एक यूजर एज ए क्रिएट कर लिया हुआ है कि जो एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर काम करेगा। तो उसी के थ्रू अब मैं लॉगिन हूँगा। ये मैंने आप लोगों को यूजर जब क्रिएट करना सिखाया था तो उसमें बताया था कि किस तरह हम लोग नया यूजर क्रिएट करते हैं, और जब वो नया यूजर क्रिएट होता है तो हम लोग उसको किस तरह एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स देते हैं। अब जब मैं ये जो जिस अकाउंट के थ्रू लॉगिन हुआ हूँ, अब इसके जो एक्सेस राइट्स हैं वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर है, एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। इसीलिए मेरे पास ये एप्लीकेशन बिल्डर का टैब नजर आ रहा है। अगर मैं डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर वाले यूजर के थ्रू लॉगिन नहीं होगा तो मुझे एप्लीकेशन बिल्डर वाला टैब नजर नहीं आएगा। मैं आपको थोड़ा डेमो भी दे देता हूँ। लॉगिन होता हूँ। अब जो मेरे पास एक इसके अंदर एक बाय डिफॉल्ट यूजर बना होता है सेसो सिस्टम के नाम से, मैं उसके थ्रू लॉगिन होता हूँ। तो वो उसके जो बाय डिफॉल्ट एक्सेस राइट्स होते हैं वो डीबीए के नहीं होते, यानी कि एज ए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के नहीं होते। अब मैं वो सिस वाले यूजर के थ्रू लॉगिन हुआ हूँ ना, तो मुझे एप्लीकेशन बिल्डर वाला टैब जो है वो नजर नहीं आ रहा। मतलब मैं एप्लीकेशन नहीं बना सकता, फॉर्म नहीं बना सकता उसके बगैर। तो अब मैंने तो वो पहले से एक डीबीए का अकाउंट क्रिएट किया हुआ था। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अगर क्रिएट नहीं किया हुआ तो आप लोगों ने पहले से इसके थ्रू लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन में आके डेटाबेस यूजर में आके एक यूजर क्रिएट कर लेना। जब आप ये यूजर क्रिएट कर रहे होंगे ना, तो ये कुछ ये मैंने आप लोगों को बताया था कि यूजर का नाम, पासवर्ड, और इसको अनलॉक रखना है या लॉक रखना है। अगर अनलॉक्ड है तो मतलब कोई जो है जिस बंदे को भी ये यूजर नेम पासवर्ड पता है ना वो लॉगिन हो सकता है। अगर मैं इसको लॉक कर देता हूँ, अब उस यूजर को बेशक पासवर्ड पता भी है तब भी वो लॉगिन नहीं हो सकता। दूसरी जो मैंने डीबीए की एक्सेस राइट की बात कर रहा था वो ये है कि ये ऐसे डीबीए का रोल होगा तो इसके पास एप्लीकेशन बिल्डर वाला टैब ओपन होगा। तो आप लोगों ने जब यूजर क्रिएट करना है तो इस तरह ये ख्याल रखना है ये डीबीए का, और यहाँ पे चेक ऑल राइट्स इसको दे देना है।
तो ये आप लोगों ने काम करना है। तो एक यूजर क्रिएट हो जाएगा, मेरा ये MIT के नाम से पहले से क्रिएट हुआ हुआ है। मैं इसको ओपन करता हूँ, ये क्लिक किया तो ये देखें, इसको मैंने सारे राइट्स दिए हुए हैं, ये DBA का राइट्स और ये सारा कुछ इसके अंदर मैंने किया हुआ है। तो इस यूज़र ऐसा होता है कि जिसके अंदर यूज़र तो तमाम शो हो रहे होते हैं। अब मुझे अगर इसका MIT का पासवर्ड भूल गया हुआ है तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर आके यहाँ पे नया पासवर्ड दे के आकर यूज़र करूँगा तो इस यूज़र का पासवर्ड चेंज हो जाएगा। तो मैं इसको लॉग आउट करके दोबारा फिर MIT के वाले यूज़र के थ्रू लॉगिन हो जाऊँगा पासवर्ड अपडेट करने के बाद। जब मैं लॉगिन होता हूँ उसी यूज़र के थ्रू जो मेरा एज ए DBA के रोल रखता है, तो MIT2 का जो मेरे पास यूज़र था वो DBA के रोल उसको असाइन किए हुए हैं, तो उसके थ्रू मैं लॉगिन हुआ तो ये मेरे पास एप्लीकेशन बिल्डर का टैब आ गया। अब एप्लीकेशन बनाने से पहले हमारे पास इस एक चीज़ की कंफर्मेशन ज़रूरी है कि हमारे पास कोई टेबल बना हुआ है कि नहीं। तो ब्राउज टेबल्स, तो हमारे पास ये MIT स्टूडेंट के नाम से एक टेबल बना हुआ है। क्यों? क्योंकि कोई टेबल होगा तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग हमारे पास कोई फॉर्म बनेगा। अगर हमारे पास पहले से कोई टेबल नहीं है तो हम फॉर्म नहीं बिल्ड कर सकते। इसलिए पहले आप लोगों ने यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि आप लोगों के पास कोई टेबल बना हुआ है जिसके लिए आप फॉर्म बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि टेबल होगा तो उसके कॉरस्पॉन्ड आप एक फॉर्म बनाओगे और उस फॉर्म के अंदर डाटा जब इंटर करोगे तो फिर इसी टेबल में आएगा जिस टेबल के कॉरस्पॉन्ड आप वो फॉर्म बना रहे हो। ठीक है, तो अब टेबल मेरे पास बना हुआ है, ये मैंने टेबल के अंदर ये कुछ कॉलम्स रखे हुए हैं कि स्टूडेंट का नेम, ID, उसकी एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये कुछ 3-4 चीज़ें स्टोर करवाने के लिए मैंने रखी हुई, तो मेरे पास टेबल्स मौजूद है। ठीक है, मैंने मेक श्योर कर लिया। अब टेबल होगा तो फॉर्म बनेगा, फिर ही हम उस फॉर्म के थ्रू उस टेबल के अंदर डाटा एंटर करेंगे। अगर टेबल ही नहीं होगा तो हम फॉर्म बना के क्या करेंगे, फॉर्म कैसे बनेगा और हमारा डाटा कहाँ पे जाएगा जो हम फॉर्म पे एंटर करते हैं। इसलिए मेक श्योर करना है कि पहले टेबल कोई है जिसके लिए फॉर्म बनाना चाह रहे, और दूसरी चीज कि लॉगिन उसी यूजर से होना चाहिए जो एज ए DBA का रोल रखता हो। दोनों चीजें होने के बाद फिर आपने एप्लीकेशन बिल्डर वाले टैब में आना है, क्रिएट एप्लीकेशन क्लिक करने के बाद यहाँ पे आज आप लोगों का ये दूसरा इंटरफेस यहाँ पे जो आ जाता है क्रिएट एप्लीकेशन। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन का नाम देना होता है, तो मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड के नाम से इसका रख लेता हूँ, यानी कि STD डाटा या स्टूडेंट डाटा फॉर्म रख लेता हूँ। स्टूडेंट से STD और डाटा से डाटा और फॉर्म का फॉर्म्स। तो इस तरह हम लोग मतलब इसके अंदर क्योंकि स्पेस अलाउ नहीं होती, स्पेस नहीं आनी चाहिए नाम के अंदर, इसलिए मैंने वो इकट्ठा रख लिया। हाँ, आप लोगों ने ज़्यादा करना है तो आप यहाँ पे इस तरह कोई अंडरस्कोर या डैश डाल सकते हो, तो वो पॉसिबल है, स्पेस नहीं आनी चाहिए। दूसरी एप्लीकेशन की ID होती है, ये बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती होती है, यानी कि पहली एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे तो उसकी ID 100 आ जाएगी, दूसरी की 101, तीसरी की 102, तो इस तरह ये 100 से ऑनवर्ड बाय डिफॉल्ट एक ID क्रिएट होती है। लेकिन आप इस ID को चेंज भी कर सकते हैं, मैं इसको 102 भी कह सकता हूँ, ठीक है, 103 भी कह सकते हैं, 104 भी, लेकिन हम लोग इसको चेंज नहीं करते, इसलिए कोई एक तरतीब के साथ ID चलती रहे ना तो मैनेज करने में बाद में फिर आसान होती है। तो हम इसी ID को जो एक तरतीब बन रही है उसी को यूज कर लेते हैं। पहला एप्लीकेशन का नाम, दूसरा उसकी ID जो कि ऑटोमेटिकली बन जाती है, इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेंज वक्त करते वक्त ख्याल रखना है कि वो ID पे किसी एप्लीकेशन को दी हुई ना हो, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं करते होते, तरतीब से चलने देते हैं। तीसरी चीज जो इसमें आती है वो क्रिएट एप्लीकेशन आती है। अब ये जो आप क्रिएट एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं, कहता है फ्रॉम स्क्रैच, कि आपने इसकी डिजाइनिंग, फील्ड और इसमें टेक्स्ट, हर चीज आपने स्क्रैच से खुद बनानी है, खुद उसकी डिजाइनिंग करनी है, या आप कहते हैं कि बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन डिजाइन मॉडल, कि आपको पहले अपने पास कोई आपने एप्लीकेशन का डिजाइन का मॉडल पड़ा हुआ है, आपने उसको फॉलो करना। नहीं, हम लोग स्क्रैच से ही बनाते हैं, हमारे पास कोई मॉडल नहीं पड़ा हुआ, हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। दूसरा इसमें आता है स्कीमा। अब ये स्कीमा के अंदर वो तमाम टेबल्स के स्कीमा शो हो रहे होते हैं जो आपके पास बने हुए होते हैं। मैंने इसीलिए कहा था कि एप्लीकेशन क्रिएट करते वक्त
पहले मेक श्योर कर लेना है कि कोई टेबल बना हुआ है, क्योंकि टेबल बना होगा तो यहाँ पे स्कीमा आएगा, तो हम सिलेक्ट करके उसी स्कीमा के मुताबिक ये एप्लीकेशन बनाएंगे। तो अभी मेरे पास MIT2 के नाम से एक स्कीम टेबल बना हुआ था, तो उसका स्कीमा यहाँ पे शो हो गया, मतलब डाटा अबाउट डाटा होता है उस टेबल के अंदर, क्योंकि इस फॉर्म के अंदर जब हम लोगों ने बनाना है तो वही फील्ड बननी है जो टेबल के अंदर मौजूद है। तो जब मैं इसका उस टेबल का स्कीमा यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा ना, तो उस टेबल के कॉलम्स ऑटोमेटिकली मेरे पास शो हो जाएंगे आगे जाके, आगे स्टेप में। तो इसलिए यहाँ से हम लोगों ने उस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है जिस टेबल के अंदर हम डाटा एंट्री करने के लिए ये फॉर्म एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। नाम, आईडी, एप्लीकेशन स्क्रैच से बनानी है या किसी मॉडल को यूज करना है, मॉडल तो हमने कोई नहीं बनाया हुआ, हम स्क्रैच से बना रहे हैं और स्कीमा सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमारे पास शुरू होते हैं इसके कुछ टेम्पलेट्स बने हुए होते हैं फॉर्म के, कि आप जो फॉर्म बनाना चाह रहे हैं डाटा एंट्री के लिए वो किस तरह का शो हो। तो ये कुछ हमारे पास टेम्पलेट पहले से बने हुए हैं। ये ब्लैंक होता है, इसके ऊपर हम डिजाइनें खुद कर लेते हैं। ये होता है कि डाटा रिट्रीव करके टेबल से शो करवाना हो तो उसके लिए ये रिपोर्ट वाला फॉर्मेट होता है। तो ये तो रिपोर्ट तो नहीं, हम तो फॉर्म बना रहे हैं डाटा एंट्री के लिए। अगर आपने डाटा सेलेक्ट करके रिट्रीव करके उसको शो करवाने के लिए रिपोर्ट बनानी हो तो फिर उसका आप ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। लेकिन हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं, एक फॉर्म बनाना चाह रहे हैं डाटा एंट्री के लिए। तो फॉर्म का एक तो ये टेम्पलेट है, एक ये टेबुलर फॉर्म में आ जाएगा, और दूसरा है कि जिसमें रिपोर्ट और फॉर्म दोनों चीजें इकट्ठी बन जाएंगी उस टेबल की, मतलब दो पेज इकट्ठे बनेंगे। एक फॉर्म बन जाएगा एज ए जिसमें हम डाटा एंटर कर सकेंगे, और दूसरी एज ए रिपोर्ट बन जाएगी जिसमें हम डाटा देख सकेंगे। तो ये दोनों चीजें हम इकट्ठी बनानी है तो ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लेंगे। ये दोनों चीजें अलग अलग बनानी है तो फिर इन दोनों में से कोई एक सिंगल सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं अभी एक फॉर्म बनाने जा रहा हूँ सिर्फ डाटा एंट्री के लिए, तो मैं ये सिर्फ सिंपल फॉर्म वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने टेबल सेलेक्ट करना होता है जिस टेबल के लिए मैं ये फॉर्म बनाने जा रहा हूँ। तो इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास एक छोटी सी फर्दर मजीद एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आप लोगों के पास सारे के सारे टेबल शो हो रहे हैं। ये इस तरह की आप लोगों के सामने नजर आ रही होगी छोटी सी विंडो, इस तरह की विंडो आ जाती है। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल बना हुआ था MIT स्टूडेंट के नाम से, तो ये एक ही टेबल शो हो रहा। अगर ज्यादा बने हुए होते तो वो ज्यादा शो हो रहे होते। अब एक टेबल बना हुआ है तो मैं इसी पे क्लिक करूंगा, वो टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। और जैसे मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो टेबल सेलेक्ट होके यहाँ पे ये टेबल नाम के अंदर आ जाएगा। मतलब इस एरो पे क्लिक करना है, छोटी सी विंडो आएगी जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, और उसके बाद जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा तो आप लोगों के पास ये दोबारा ये वाली विंडो स्क्रीन आ जाएगी जो आप लोगों के सामने नजर आ रही है। यहाँ पे आप लोगों को टेबल का नाम शो हो जाएगा। तो यहाँ पे इस सेकंड स्टेप के ऊपर दो चीजें की, एक फॉर्म का टेम्पलेट सेलेक्ट किया, दूसरा टेबल सेलेक्ट किया जिसके लिए हम फॉर्म बनाने जा रहे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप कर देना। नेक्स्ट स्टेप पे जाने से पहले ये जो पोर्शन होता है, हमारे जितने भी पेजेस बने होते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, ये यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो हम लोगों ने ये अभी एक ही टेबल है तो एक ही पेज बनेगा फॉर्म का, तो ये दोनों चीजें सिलेक्ट करने के बाद मैंने ऐड पेज कर देना। तो ये मेरे पास इस एक टेबल के लिए पेज की टाइप बन गई। पेज की टाइप क्या बनी, फॉर्म। मतलब इस एक टेबल के लिए एक फॉर्म बन गया जिसको मैं डाटा एंट्री के लिए यूज करूंगा। अब हम तो ये एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे हैं ना, तो एप्लीकेशन के अंदर मल्टीपल पेजेस फॉर्म्स बन सकते हैं, तो जितने भी बनाने हैं वो आपने यहीं से ऐड करने हैं। अब यहाँ पे ये वाला स्टेप क्या है, इस एप्लीकेशन के अंदर जितने भी पेजेस बनाना चाहते हैं आप इस स्टेप के ऊपर आके वो पेज ऐड करेंगे। अब जैसे मेरे पास सिर्फ एक ही टेबल बना हुआ था, ठीक है, तो मैंने एक फॉर्म सेलेक्ट किया और टेबल सेलेक्ट किया और ऐड पेज कर दिया। अब इसी टेबल के लिए मैं एक रिपोर्ट भी बनाना चाह रहा हूँ, तो रिपोर्ट पे क्लिक करूंगा, पेज सोर्स बताऊंगा किसी क्यूरी के थ्रू आना है, या मतलब टेबल का नाम यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो टेबल का नाम आ जाएगा जिसके लिए आप ये टेबल बनाना, रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं।
अब चूंकि रिपोर्ट है तो रिपोर्ट में हम लोग अपनी मर्जी का डाटा सेलेक्ट करते होते हैं, तो यहाँ पे ये एसक्यूएल क्यूरी का ऑप्शन भी होता है कि आप एसक्यूएल क्यूरी को डिजाइन की हुई है तो आप इसको सिलेक्ट करके एसक्यूएल क्यूरी को यहाँ पे अपनी क्यूरी राइट कर देंगे, जिसके मुताबिक डाटा रिट्रीव होके इस रिपोर्ट वाले पेज के ऊपर शो हुआ करेगा। और ये सब ऑर्डिनेट का मतलब ऑप्शन होता है कि अब ये पेज जो रिपोर्ट वाला बनेगा ये किसका सब ऑर्डिनेट है। वही MIT वाला जो स्टूडेंट वाला पेज हम लोगों ने फॉर्म बनाया है ना, वो जो फॉर्म डाटा इंटर करेगा टेबल में, उसी डाटे की रिपोर्ट बन के इस रिपोर्ट वाले पेज के ऊपर शो होगी। तो मतलब ये सब ऑर्डिनेट क्या है, जिसका है उसी का है। तो अब टेबल भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, जितने टेबल होंगे उतने ही फॉर्म बनाने पड़ेंगे डाटा एंट्री के लिए, जितने टेबल होंगे उतनी ही हमें रिपोर्ट्स बनानी पड़ेगी डाटा व्यू करवाने के लिए। लेकिन जो रिपोर्ट होगी ना वो अब चूंकि क्यूरी बेस पे भी बन सकती है, तो क्यूरी के अंदर तो हम मल्टीपल टेबल दे सकते हैं ना, फिर जब हम सिलेक्ट करते हैं कोई डाटा तो उसमें हम लोग मतलब एक से ज्यादा टेबल्स कह सकते हैं, फ्रॉम दिस ज्वाइन की क्यूरी लगा के हम लोग मल्टीपल टेबल यहाँ पे शो करवा सकते हैं। लेकिन अभी हमारा काम आज का जस्ट फॉर्म का है, तो हम सिर्फ फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म का एक पेज मैंने अपने एप्लीकेशन में ऐड करवा लिया है। तो ऐसे ही आप लोगों ने रिपोर्ट बनानी है तो रिपोर्ट भी ऐड करवा लेंगे, कोई और मतलब पेज बनाना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ से बना के इसको ऐड करवा लेंगे। तो ये वाले स्टेप के अंदर हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन के अंदर जो पेजेस बनाने होते हैं वो इसी स्टेप पे आके वो अपनी एप्लीकेशन के अंदर पेज ऐड करवा लेंगे। अभी मुझे एक ही पेज चाहिए था डाटा एंट्री के लिए, वो मैंने एक फॉर्म बना के ऐड करवा लिया हुआ एप्लीकेशन के अंदर। अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चला जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप पे होता है कि जो हम लोगों ने टेम्पलेट सेलेक्ट किया था फॉर्म वाले पेज का, कहता है वो फॉर्म का पेज किस तरह का शो होना चाहिए, कि उसके ऊपर सिर्फ सिंपल फॉर्म बना हुआ है, कोई ऊपर टैब शैब ना बना हुआ हो। तो पहले वाला नो टैब सेलेक्ट कर लेंगे। अब जैसे मैं एक और पेज, अगर मल्टीपल पेजेस बने हुए हैं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि एप्लीकेशन के अंदर हम लोग मल्टीपल टेबल पेजेस ऐड कर सकते हैं, तो अगर एक से ज्यादा पेजेस हैं तो फिर हमें ये सेकंड वाला जो लेआउट है ना ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप लोगों को इसके अंदर ये रेड कलर के ये टैब नजर आ रहे हैं, तो इसके एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों ने जितने भी पेजेस बनाए हुए होंगे ना, उन तमाम पेजेस के रेलिवेंट ये इस तरह ऊपर टॉप पे ये टैब बन जाएंगे। आप जिस टैब के ऊपर क्लिक करोगे नीचे वही वाला पेज ओपन हो जाया करेगा उस एप्लीकेशन के अंदर। तो एप्लीकेशन में यही होता है ना, जैसे ऊपर टॉप में मेन्यू बना होता है, मैं टैब बने होते हैं, फाइल मेन्यू, होम, इंसर्ट, वो टैब बने होते हैं ना। ऑफिस के अंदर, वर्ड के अंदर भी बने होते हैं, पावर पॉइंट के अंदर भी बने होते हैं, या आप कोई वेबसाइट से कोई फॉर्म ओपन करते हो तो उसके अंदर भी वो टैब मेन्यू बना होता है, होम का, अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का। तो ये वही ये टैब ऊपर बन जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जितने पेजेस होंगे इस एप्लीकेशन में उतने ही टैब बन जाएंगे, हम जिस टैब पे क्लिक करेंगे वही पेज नीचे ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ये टैब वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि कल को मुझे कोई नया पेज इसमें ऐड करना पड़े तो ऑटोमेटिकली उसका टैब बन जाएगा, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो कहता है कि अब यहाँ पे जो ये वाला स्टेप है ना, कॉपी शेयर्ड कंपोनेंट फ्रॉम एन अदर एप्लीकेशन, या आप इस एप्लीकेशन के अंदर किसी दूसरी एप्लीकेशन जो आपने पहले कोई और एप्लीकेशन बनाई हुई है, कहता है उसका कोई कंपोनेंट भी आप इस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे और आपको नीचे ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस एप्लीकेशन से उसको अटैच करना चाहते हैं या इंपोर्ट करवाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने अभी कोई और एप्लीकेशन बनाई हुई नहीं है, अभी हमारी ये फर्स्ट एप्लीकेशन बन रही है, तो यहाँ पे उसका कोई और एप्लीकेशन का कोई मतलब नाम नहीं आ रहा। अगर आ रहा होता तो उसके यहाँ से उसके कंपोनेंट आ जाने थे, हमने सिलेक्ट करके उसको ऐड करवा लेना। लेकिन अभी हम लोगों ने कोई नहीं बनाई हुई और एप्लीकेशन, तो हम इसलिए इसको नो ही कह देंगे कि मैं किसी और एप्लीकेशन का कोई पार्ट इसके अंदर ऐड नहीं करवाना चाहता। नो कह दिया। अब नेक्स्ट करेंगे। अब इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर, इसके अंदर हम लोग अथेंटिकेशन करते हैं स्कीमा की, कि डाटाबेस के अकाउंट जो है ना, अब स्कीमा अथेंटिकेशन ऐसी होती है कि अब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन बनी है ना, इस फॉर्म एप्लीकेशन का एक यूजर नेम पासवर्ड भी बनेगा। यानी कि इस पेज के साथ एप्लीकेशन है ना, तो इस पेज के साथ एक पेज ऑटोमेटिकली जब हम एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं ना, तो एप्लीकेशन की क्रिएशन के दौरान
एक लॉगिन का पेज ऑटोमेटिकली बन जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा वेबसाइट बनाते हैं तो उसका एक एडमिन पैनल होता है, तो आप वहाँ पे जब इंटर करने जाते हैं डाटा इंटर करने के लिए, तो वहाँ पे आप लोगों के पास सबसे पहले एक लॉगिन पेज आता है जिसमें आप लोग कोई यूजर नेम या पासवर्ड दे के लॉगिन होंगे तो आप आगे काम कर सकेंगे, अगर लॉगिन नहीं होंगे तो काम नहीं कर सकेंगे। तो इसी तरह जब आप कोई एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जैसे मैं ये कर रहा हूँ, तो जैसे ही हम लोग ये एप्लीकेशन क्रिएट करने जाएंगे तो हर एप्लीकेशन के साथ, मतलब मैं अभी एक एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो इसके साथ एक लॉगिन पेज ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब जो उसने एक लॉगिन का पेज ऑटोमेटिकली बनाना है ना इसके साथ एक्स्ट्रा, अब उसके लिए ऑथेंटिकेशन स्कीमा पूछ रहा है कि उसके अब लॉगिन के पेज के ऊपर यूजर नेम पासवर्ड भी तो चाहिए होता है ना। अब वो उसी यूजर नेम की और पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन के लिए ये ऑथेंटिकेशन स्कीमा पूछ रहा है। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया डेटाबेस अकाउंट। तो डेटाबेस अकाउंट कौन सा है कि वही ये वाला जिस अकाउंट को मैं लॉगिन करके ये काम कर रहा हूँ ना, ये जो MIT2 वाला यूजर है, तो इस एप्लीकेशन का बाय डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड इस डेटाबेस वाले अकाउंट का ऑटोमेटिकली वो उठा के सेट कर देगा। अब जब मैंने इस एप्लीकेशन को यूज करना है ना डाटा एंट्री करने के लिए, तो मुझे फिर इसका यही वाला पासवर्ड देना पड़ेगा, यही MIT2 यूजर नेम और इसका जो भी पासवर्ड है वो। और अगर आप ये ऑथेंटिकेशन नहीं रखना चाहते तो आप नो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक कर दें, तो आप लोगों को इस एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए कोई भी यूजर नेम पासवर्ड नहीं मांगेगा, डायरेक्ट ही आपको इंटर करवा देगा। और अगर एक होता है एप्लीकेशन एक्सप्रेस ऑथेंटिकेशन, या आप मजीद कोई नई ऑथेंटिकेशन बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। तो हम लोग इसकी ऑथेंटिकेशन यही वाली रख लेते हैं जो मैंने इस डेटाबेस अकाउंट के लिए की हुई है। मतलब इस डेटाबेस अकाउंट का जो यूजर नेम और पासवर्ड है ना, वही इस एप्लीकेशन का यूजर नेम पासवर्ड बन जाएगा। दूसरी चीज यहाँ पे होती है लैंग्वेज सेलेक्ट करना, कि आप लोगों के पास एक एप्लीकेशन बनने जा रही है, उसमें कुछ टैब भी होंगे, कुछ फॉर्म के पेजेस भी होंगे, लेबल्स लिखे हुए होंगे, लॉगिन पेज आ रहा होगा, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ ही आ रहा होता है ना। तो कहता है उस टेक्स्ट की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग इंग्लिश में काम कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे इंग्लिश ही सिलेक्ट कर लेंगे। तीसरा ऑप्शन होता है यूजर लैंग्वेज प्रेफरेंस ड्राइव्ड फ्रॉम। अब यहाँ पे हम लोगों ने ये जो हमारा टूल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है इसमें वो वाली प्रेफरेंस करता है कौन सी, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली यूज एप्लीकेशन प्राइमरी लैंग्वेज। प्राइमरी लैंग्वेज की यानी कि ओरेकल की जो अपनी प्राइमरी लैंग्वेज है SQL वगैरह, ये इसकी सारी डिजाइनिंग के लिए वही वाली लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। मतलब बैकएंड पे जो उसने कोडिंग वगैरह करनी है वो जावा के अंदर हो जाएगी, क्योंकि ये ओरेकल जो है जावा वाला ने एक्वायर कर लिया। तो उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टेप आएगा थीम का। हम लोगों ने एक टेम्पलेट जो सिलेक्ट किया था, ऊपर टैब वाला सिलेक्ट किया था ना, तो ऊपर टैब किस तरह बने होने चाहिए, उनका कलर क्या होना चाहिए, वो इस तरह हमारे पास एक थीम की स्कीम आ जाती है। तो आप ये इस तरह का शो करवाना चाह रहे हैं, इस तरह का, इस तरह का, या इस तरह का। मैं ये रेड वाला करवा लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा शौक है, प्रोमिनेंट होकर नजर आएगा। तो मैं ये वाला टेम्पलेट थीम 1 वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप मोबाइल के अंदर भी थीम सेलेक्ट करते हो तो आप लोगों के सारे टैब आइकॉन ऑप्शन उसी थीम के और कलर स्कीम के मुताबिक एडजस्ट हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी एप्लीकेशन का एक थीम हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, तो इसके टैब और इसके कलर वगैरह ऑटोमेटिकली इस थीम की स्कीम के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ तक हमारे एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए स्टेप्स खत्म हो गए, कंप्लीट हो गए, यानी कि खत्म ही कंप्लीट हो गए। अब हमारी एप्लीकेशन आईडी ये है, नेम उसका ये है, और स्कीमा जो हम लोग टेबल यूज कर रहे हैं MIT2 है, लैंग्वेज इंग्लिश है, और टैब्स लेवल 1 लेवल ऑफ टैब्स, मतलब टॉप पे। अब ये जो टैब बने हुए हैं ना, ये 1 लेवल टैब है, 1 2 3 3 टैब बने हुए हैं और एक ही लेवल में, तो इसको 1 लेवल टैब कहते हैं। तो यहाँ तक हमारे स्टेप्स कंप्लीट हो गया। अब मैं क्रिएट पे क्लिक करूँगा, तो जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो ये मेरे पास एक एप्लीकेशन बन गई है।
एप्लीकेशन 101 के नाम से। ठीक है, इस एप्लीकेशन के अंदर ये MIT स्टूडेंट टेबल, ये एक फॉर्म मैंने बनाया है उस टेबल के रेलिवेंट, लेकिन इसके साथ एक लॉगिन का पेज जो है वो ऑटोमेटिकली बन गया। मतलब एक पेज मैंने बनाया, एक लॉगिन का पेज इस एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिकली बन गया। वो जब भी कोई आप एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसके अंदर ये ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये मेरे पास एप्लीकेशन का व्यू आ गया। ये तो था मैंने बनाया और बना के आप लोगों को जैसे मतलब ओके किया तो बना बनाया आ गया। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले से कोई एप्लीकेशन, अब ये मैंने बना ली है ना, अब आप लोगों को दोबारा जब ये ओपन करनी पड़ेगी तो आप कैसे करोगे? मैं होम टैब के अंदर आया, जब आप लॉगिन करते हो होम टैब के ऊपर आ गया। अब मैं देखना चाह रहा हूँ पहले कोई एप्लीकेशन बनी हुई है किसी यूजर के रेलेवेंट, तो एप्लीकेशन फोल्डर में आऊंगा, व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा, तो ये एक एप्लीकेशन बनी हुई है स्टूडेंट डाटा फॉर्म के नाम से जो मैंने अभी बनाई। तो अगर आप लोगों ने एप्लीकेशन जो बनी हुई है पहले से वो ओपन करनी है तो इस तरह करें। अब मैं देखना ये इसको एप्लीकेशन को ओपन करूंगा ना, मैंने इस पर क्लिक कर दिया ओपन करने के लिए, तो ये वही इंटरफेस आ गया एप्लीकेशन वाला। अब यहाँ पे ये होता है, मतलब ये तो अभी इसका डिजाइन व्यू है, मतलब इसके अंदर हम किसी एट्रीब्यूट को एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आके इस पे उसको एडिट कर सकते हैं, मतलब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से या डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, या मैं इससे किसी कंपोनेंट को शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैं ये एप्लीकेशन बनाते वक्त एक पार्ट आया था ना जहाँ पे लिखा हुआ था कि कंपोनेंट को शेयर करना चाहता है तो इसके साथ अटैच करना चाहता है तो वो कर लें, तो वो यहाँ से ये शेयर कंपोनेंट की ऑप्शन होती है। अगर मैं इस एप्लीकेशन का कोई कंपोनेंट किसी दूसरे एप्लीकेशन के साथ शेयर करना चाहता हूँ तो वो यहाँ से होगा। और ये एक यहाँ पे टैब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। तो मैंने ये एप्लीकेशन बना ली है, अब मैं ये किसी को देना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको पहले एक्सपोर्ट करूंगा, एक्सपोर्ट एप्लीकेशन, इस पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये इस एप्लीकेशन को एक्सपोर्ट कर देगी। आप इस एप्लीकेशन का किस नाम से, ये एप्लीकेशन का मतलब 101 स्टैंडर्ड फॉर्म आईडी इसका नाम आ गया, फाइल का फॉर्मेट कौन सा रखना है, यूनिक्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसका होगा एक्सपोर्टेड वो वाला, और ये सारा कुछ करके हम लोग इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी एक्सपोर्ट नहीं, मैं अभी आज का जो काम है हम उसी पे रहेंगे कि ये एक एप्लीकेशन बनाई है, मैं इसको ओपन करता हूँ, ये बाकी टैब्स को हम बाद में देखें। वैसे मैंने बता दिया है कि ये होता है कोई पहले से बनी हुई है उसको इंपोर्ट करना है तो यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हैं, और जो यहाँ पे बनी हुई है और यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है किसी और सिस्टम में लेके जाने के लिए तो यहाँ से हम इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने एक सिंपल डाटा फॉर्म यानी कि एक डाटा एंटर करने के लिए एक फॉर्म बना लिया, तो मैंने एक पेज बना लिया फॉर्म के लिए जो कि टेबल के अंदर डाटा एंटर करेगा। तो ये मेरे पास एक फॉर्म टाइप के पेज की एप्लीकेशन बन गई, यानी कि सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब मैंने इसके अंदर डाटा एंटर करना है, तो डाटा एंटर करने के लिए मुझे इस एप्लीकेशन को रन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये तो डिजाइन व्यू था ना, तो मैं इस एप्लीकेशन को रन करूंगा। अब जैसे मैंने एप्लीकेशन को रन किया तो आप लोगों के सामने एक लॉगिन पेज आ गया, यूजर नेम और पासवर्ड मुझसे पूछ रहा है कि आप जैसे एप्लीकेशन को, कोई भी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो सबसे पहले आपसे लॉगिन मांगता है। तो क्योंकि डाटे का मामला है ना, इस तरह कोई आके कोई गलत डाटा एंटर कर दे तो फिर वो हमारे लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए कि लॉगिन का पेज जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली बन गया था, ये सबसे पहले वो लॉगिन पेज ओपन हुआ मेरे सामने। अब मैंने इसके अंदर ऑथेंटिकेशन कौन सी कही थी, वही जो डाटाबेस के लिए थी MIT2 वाली, और वही पासवर्ड, तो वही यूजर नेम और पासवर्ड मैं दूंगा। तो ये एप्लीकेशन के अंदर इंटर होके अब ये मेरे पास वो पेज आ गया एप्लीकेशन का जहां से मैंने डाटा इंटर करना है। तो ये मेरे पास ये पेज बना हुआ है, ये टैब बन गया। अब एक ही पेज था तो एक ही टैब बना हुआ है, अगर इसके ज्यादा पेजेस होते तो यहाँ पे इस तरह ये टैब बनते जाते, और एक लॉगिन का पेज बना हुआ है और एक ये लॉग आउट का लिंक आया हुआ है। तो मैं जैसे यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो मुझे लॉगिन के पेज पे दोबारा ले जाएगा। तो मतलब कोई भी एप्लीकेशन हो तो यही कुछ होता है ना, लॉगिन करते हैं वहां पे कोई ना कोई डाटा एंट्री के लिए या डाटा शो करवाने के लिए फॉर्म बना हुआ होता है,
वहाँ पे आके हम डाटा एंटर करते हैं। मैं जैसे यहाँ पे नाम लिखता हूँ सुहेल, मैंने अपना नाम लिखा, IR सुहेल शालिम के नेम, फादर नेम, एड्रेस लाहौर, डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मैंने को इंटर करनी है अपनी। तो क्रिएट पे क्लिक करूँगा, डाटा एंटर किया, क्रिएट पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एक एरर आया मेरे पास। अब वो एरर क्या है कि ये जो मैं इसके अंदर डाटा एंटर कर रहा हूँ ना, ड्यूरिंग द ट्रिगर है, इसी के अंदर हाँ प्रिसीजन का एरर है कि हमारा जो टेबल बना हुआ है ना, उसके अंदर एक आईडी का कॉलम भी होता है जो कि फॉर्म पे शो नहीं होता, वो आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। तो उसके अंदर जो प्रिसीजन दी हुई है, कहता है वो मतलब टू मच हाई है आप लोगों की यहाँ पे वैल्यू से। अब यहाँ पे जो एक ऑटोमेटिकली मेरा आईडी बननी थी वो तो 1 2 3 4 5 बननी थी, लेकिन उसकी प्रिसीजन कहीं ज़्यादा दी हुई है, तो प्रिसीजन की वजह से टेबल में फॉल्ट की वजह से एरर दे रहा है। बाकी यहाँ तक ठीक है। तो हम लोग इस तरह ये नाम मतलब डाटा देते हैं और डाटा के बाद क्रिएट पे क्लिक करते हैं, डाटा एंटर हो जाता है। अगर आप किसी डाटे को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर यहाँ पे मतलब उस डाटे को यहाँ पे हम उसका नाम वगैरह देंगे और डिलीट पे क्लिक करेंगे तो उसी नाम का डाटा डिलीट हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं करना चाहते तो आप इसको कैंसिल कर दें तो ये आपको स्टार्ट वाले पोर्शन पे ले जाए। अब मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, जो एक एरर आ रहा था उसको देख लेते हैं हम लोग। वो एरर आ रहा था मेरे टेबल के अंदर। यहाँ से डायरेक्ट रिकॉर्ड एंटर करना हो तो यहाँ से होता है। वही एरर ये यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये मैं जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ से एंटर किया डायरेक्ट डाटा, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये टेबल की वजह से एरर आ रहा है। तो अब मैं टेबल में आऊँगा, यहाँ पे ये मॉडिफाई कॉलम की ऑप्शन होती है, यहाँ से मॉडिफाई कर लेंगे हम लोग। स्टूडेंट आईडी में मसला आ रहा था, ये प्रिसीजन होती है। तो जो प्रिसीजन होती है कहता है स्केल से कम होनी चाहिए। स्केल होती है हमारी टोटल और प्रिसीजन होती है शादी के बाद। इसमें मैं 2 दे देता हूँ, इसमें 8 दे देता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करते हैं। तो ये उस कॉलम के अंदर चेंज हो गया। अब मैं दोबारा डाटे में आता हूँ, इंसर्ट रो। अब चूंकि ना वो हम लोगों ने ऑटो लगाया हुआ है, आईडी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, हम लोगों ने इंटर नहीं करनी, तो इसलिए मसला कभी बार आ जाता होता है, तो आपने प्रिसीजन चेंज कर देंगे। वो एरर अभी भी है, मतलब प्रिसीजन अभी भी उसने एक्सेप्ट नहीं की। कहता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम टू, प्रिसीजन अभी भी लार्ज है कहता है। उसको स्केल देते हैं। रॉ क्रिएटेड मतलब डाटा एंटर हो गया, अब प्रिसीजन ठीक है।
अब ये डाटा आ गया मेरे पास। अब ये स्टूडेंट आईडी 4 आ रही थी, कुछ इसी की होती है, इसके बाद इशारे की वैल्यू, तो उसको कहता है वो इशारे के बाद वाली वैल्यू हमेशा टोटल वैल्यू से, जो टोटल लेंथ होती है उससे कम ही होनी चाहिए। तो मैं टोटल लेंथ दी नहीं, जस्ट प्रिसीजन दे दी। अब वो उसने मतलब उसको उसके साथ स्केल के साथ चेक ही नहीं किया, तो मतलब ठीक हो गया। अब मैं इसको फॉर्म के अंदर आके डाटा एंटर करता हूँ, तो उधर से सक्सेसफुली एंटर हो जाएगा। ये एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में आया, इसको मैं रन करूँगा, यहाँ पे पासवर्ड दूंगा। सुहेल। अच्छा, अब यहाँ पे भी एक इशू होता है, मतलब ये डेट जिस फॉर्मेट के अंदर उधर हमने कॉलम के अंदर टाइप बताई हुई है ना, उसी फॉर्मेट के अंदर यहाँ से जानी चाहिए, फिर ही वो स्टोर होगी, अदरवाइज वो डेट के फॉर्मेट का भी एरर दे देता होता है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि डेट का फॉर्मेट वही यहाँ पे आके देना है जो आप लोगों ने टेबल की टाइप, कॉलम टाइप के अंदर दिया हुआ है। अगर आप लोगों के पास ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक्शन प्रोसीड, मैंने अभी वही फॉर्मेट दिया था, तो एक्शन प्रोसीड हो गया, मतलब डाटा एंटर हो गया। अब हम जाके टेबल में देख भी सकते हैं। अगर आप लोगों को इस तरह नहीं मालूम, तो उसकी जगह पे फिर आप डेट पिकर लगा सकते हैं, यानी कि फॉर्म के उस फील्ड के ऊपर डेट पिकर लगा देंगे, तो वो फिर हमें उसकी फॉर्मेट ऑटोमेटिकली बना दिया करेगा। ये दूसरा सुहेल टू के नाम से ये दूसरा रिकॉर्ड दिया। अब मुझे तो मालूम था कि मतलब ये इसके अंदर पहले से फॉर्मेट ये वाली होती है, इसलिए मैंने इसको एक फॉर्मेट दे दी। अब अगर किसी को नहीं मालूम तो वो नहीं दे सकता, फिर उसका हल यही होता है कि मैं दोबारा एप्लीकेशन में आता हूँ कि हम उसकी एप्लीकेशन की फील्ड को चेंज कर सकते हैं। व्यू एप्लीकेशन में आएंगे, एप्लीकेशन में आएंगे और इसके इस पेज के ऊपर आएंगे। इस पेज की अब कौन सी एप्लीकेशन थी, ये फील्ड थी, ये डेट ऑफ बर्थ की। आप डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आप डेट पिकर लगा दें, ताकि जब वो डेट सेलेक्ट करे तो वो उधर से ऑटोमेटिकली फॉर्मेट बन जाए। और यहाँ से आप लोगों ने ये उसका सेलेक्ट करना होता है, डेट का फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए। ये जो डेट फॉर्मेट लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे, ये सारे फॉर्मेट दिए हुए हैं, आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अमूमन ये वाला चलता है डेट पिकर के लिए, डे मंथ और ईयर। हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे मुझे इस फील्ड के ऊपर यहाँ पे एज ए डिस्प्ले कर देगा इसी पे, लेकिन जो मैंने डेट इंटर की थी ना, वो आ रही थी इस फॉर्मेट के अंदर, डे मंथ और ईयर। मैं चलो यही वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये वाला जो डेट पिकर होगा ऑटोमेटिकली वही फॉर्मेट बना देगा इसको। तो इसलिए आपने जो भी डेटाबेस के टेबल के अंदर कॉलम की टाइप की हुई है, यहाँ पे फॉर्म की फील्ड को भी आपने आके वही वाले इसको टाइप सेलेक्ट कर देंगे। अब इस फील्ड के साथ एक डेट पिकर का कॉलम बन जाएगा, कैलेंडर बन जाएगा। हम उस कैलेंडर से डेट सेलेक्ट किया करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसका फॉर्मेट बना दिया करेगा। अब इसको अप्लाई चेंजेस करूंगा, ये राइट कलर के टॉप पे अप्लाई चेंजेस करने के बाद मैं दोबारा एप्लीकेशन बिल्डर में आता हूँ, दोबारा हम इसको रन करते हैं ताकि मैं आपको वो दिखा सकूँ। रन एप्लीकेशन। अब ये देखें, अब मैंने पहले से ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ था, तो वो इसलिए मुझे डायरेक्ट ही पेज पे ले आया, मैंने अभी तक लॉग इन लॉग आउट नहीं किया था। तो इसलिए अब जो डेट वाली जो फील्ड होती है ना, उसके साथ इस तरह ये डेट पिकर आ जाता होता है ऑटोमेटिक। मैंने अब इसके ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास ये एक कैलेंडर शो हो गया इस तरह। कि आप लोगों के पास जब ये कैलेंडर शो होगा ना इस तरह, तो आप लोगों के पास इस कैलेंडर के अंदर ये इस तरह डेट बनी हुई आ जाती है। आप लोगों को अब ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा एक छोटा सा कैलेंडर बना हुआ। तो जब मैंने उस डेट पिकर वाले आइकॉन पे क्लिक किया, मेरे पास ये मतलब कैलेंडर आ गया। अब मैं जैसे ही यहाँ पे कोई डेट सेलेक्ट करूंगा ना, मैंने ये डेट सेलेक्ट कर ली। अब मैंने जैसे ये डेट सेलेक्ट की, तो मेरे पास वहां पे उस फील्ड के अंदर ऑटोमेटिकली इसका एक डेट का फॉर्मेट बना हुआ आ जाएगा। ये आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, 15 जुलाई 2020, ये ऑटोमेटिकली वही फॉर्मेट बना हुआ है। मतलब ये डेट पिकर का फायदा होता है। मैं इस पर क्लिक करूंगा,
तो ये हमारे पास इसका फ़ायदा होता है कि डेट पिकर लगाने से मैं इस पर क्लिक करूँगा, एक छोटा सा कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो जाएगा, मैं उसमें से डेट सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर देगा। तो इसी तरह मतलब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, L3। मैंने अब डाटा मतलब ये लिखा और क्रिएट किया, ये एक्शन प्रोसीड मतलब डाटा इंटर हो गया मेरा। अब ये मेरी डेट डायरेक्ट उधर चली गई, मुझे उसने कोई एरर नहीं दिया कि आपको फॉर्मेट का इशू। अब मैं जाके वहाँ पे उसको देख लेता हूँ, डाटा इंटर हो गया मेरा ये वाला। तो आप लोग देखना कि डाटा हमारे पास इंटर हो गया। ये सोहेल 3 नंबर पे ये 15 जुलाई 2020 की डेट भी आ गई। तो ये होता है कि एप्लीकेशन क्रिएट करने का एक प्रोसीजर। आज हम लोगों ने देखा कि फॉर्म टाइप की एप्लीकेशन थे जस्ट फॉर डाटा एंट्री इन टेबल्स। तो हम लोग इस तरह टेबल्स बना के उनके मतलब ओरेकल का ये फायदा है कि इसके अंदर ही मतलब हम लोग टेबल बना लेते हैं, इसके अंदर ही हमारी एप्लीकेशन बन जाती हैं। फॉर्म मतलब एप्लीकेशन के अंदर यही कुछ होता है, या डाटा एंटर करना होता है या रिट्रीव करना होता है। तो हम लोगों ने आज एंटर करने वाले के लिए एप्लीकेशन बनाई फॉर्म टाइप की। तो हम लोगों ने एक फॉर्म एप्लीकेशन बनाई जो कि डाटा एंटर करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमने उसमें डाटा राइट किया, सबमिट किया, वो इंटर हो गया टेबल के अंदर जो कि आप लोगों के सामने शो हो रहा है। दो एरर्स भी आए, बहुत अच्छा हुआ, मतलब एरर्स आ गए, आप लोगों को भी पता चल गया कि अक्सर आ जाते होते हैं प्रिसीजन वाला। तो प्रिसीजन हमेशा स्केल से लेस देन होनी चाहिए और 28 या 30 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए प्रिसीजन। दूसरा ये डेट के फॉर्मेट का इशू होता है कि टेबल के अंदर कॉलम की डेट की फॉर्मेट टाइप जो भी होगी उसी तरह का हम लोग उसके साथ कैलेंडर लगा देंगे। फिर डेट जब कोई और भी टाइप लिख दे, फॉर्मेट लिख दे, तो एरर ना दे, ऑटोमेटिकली फिर हमारा डेट पिकर एक फॉर्मेट बना देता है, डाटा एंट्री हो जाएगा। तो हमारी डाटा एंट्री हो जाती है उस फॉर्म के अंदर, और फॉर्म फिर उसके मुताबिक हम लोग डाटा उसके अंदर एंटर करके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये तो था हमारा यहाँ तक, मतलब एक डाटा एंट्री के लिए फॉर्म टाइप एप्लीकेशन क्रिएट करना ओरेकल के अंदर। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।